हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा नोट्स टू अकाउंट रिगार्डिंग नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटीज। जो नॉन करंट लायबिलिटीज में ये सब जो हेड हैं, इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी वो हमें समझना है। तो फर्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज विच आर पेएबल आफ्टर 1 ईयर। बैलेंस शीट की डेट को 1 साल के बाद पेमेंट करना है, वो लॉन्ग टर्म नॉन लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी है। तो इसमें 4 हेड है। फर्स्ट हेड है सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का हमने नोट्स नंबर 5 देंगे हम। नोट्स नंबर 5, 4 तक हम दे चुके हैं, ये नोट्स नंबर 5। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स आएंगे और बॉन्ड्स, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स इशूड बाय द कंपनी। हमने जो डिबेंचर इशू किए हैं, बॉन्ड्स इशू किए हैं, पब्लिक से डिपॉजिट हमने एक्सेप्ट किए हैं, यानी पब्लिक ने हमारे यहाँ डिपॉजिट कराया है फिक्स डिपॉजिट टाइप। फिक्स डिपॉजिट हम एक्सेप्ट करते हैं। वो लोन फ्रॉम बैंक से जो लॉन्ग टर्म लोन लिया है, जो हमें आफ्टर 1 ईयर पे करना है, एंड लोन फ्रॉम अदर पार्टीज एंड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो सारे जो लोन्स हैं या डिपॉजिट्स हैं जिनको हम 1 साल बाद पे करेंगे, वो नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में शो किए जाएंगे। इन सब का हम टोटल या नोट्स नंबर 5 लिख देंगे, ये नोट्स नंबर 5, और इसका टोटल अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट को 6 नंबर दे देंगे हम। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज का शेड्यूल नहीं बनता है, डायरेक्ट वहां पर कैलकुलेट करके डायरेक्ट आपको लिखना है, शेड्यूल नहीं होगा और डायरेक्ट अमाउंट लिखना है। ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज टैक्स ऑन taxable income minus tax on book profit। ये जो होगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगा। इसका मतलब है हमारे बुक का प्रॉफिट, बुक के हिसाब से प्रॉफिट पे कितना टैक्स देना है, और असेसमेंट अथॉरिटी ने टैक्स कितना इम्पोज किया हमारे। सपोज हमारे हिसाब से, बुक के हिसाब से हमें 50,000 टैक्स देना चाहिए, लेकिन असेसमेंट अथॉरिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 60,000 का टैक्स इम्पोज किया है। एज पर इनकम टैक्स रूल्स उन्होंने 60,000 का टैक्स लगाया है और हमने 50,000 का चार्ज किया है, पे कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है, यानी हमें 50 पे करना चाहिए। सॉरी, उल्टा है, ये 50 उन्होंने लगाया और हमने 60,000 पे करना चाहिए था। बुक के हिसाब से 60,000 पे करना चाहिए था और हमने पेमेंट 50,000 का कर रहे हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी के हिसाब से। जो 10,000 का हमने कम टैक्स, ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए था हमने, वो है हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जो फ्यूचर में कभी न कभी टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसका अभी आपको ज्यादा यूज नहीं है, आपको ये पॉइंट आता नहीं है, तो हम इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, नेक्स्ट है अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। हम डिबेंचर का रिडम्पशन करेंगे, उस समय जो उनको प्रीमियम एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे वो है प्रीमियम रिडम्पशन। तो डिबेंचर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, तो उसका प्रीमियम भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माना जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को हम विदिन 20 ईयर्स हम रिडीम कर देते हैं, यानी रीपेमेंट कर देते हैं शेयर होल्डर को, तो उसके ऊपर जो प्रीमियम पेमेंट करेंगे वो भी लॉन्ग टर्म माना जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर लॉन्ग टर्म माने जाते हैं। एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, कोई लॉन्ग टर्म में प्रोविजन है, ये 7 नंबर का है शेड्यूल। तो ये प्रीमियम इन दोनों को 6 नंबर के यहाँ शेड्यूल डाल देंगे, उसका अमाउंट यहाँ लिख देंगे। इसके बाद है लॉन्ग टर्म प्रोविजन।
यानी फ्यूचर में हमारा कोई पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे एम्प्लॉयज हैं तो एम्प्लॉय रिटायर होंगे तो उनको पेंशन देनी पड़ेगी। एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड हमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो प्रोविडेंट फंड हमें पे करना पड़ेगा जब एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा। तो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय के पेंशन के लिए या ग्रेच्युटी के लिए प्रोविजन करते हैं हम। प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड फ्यूचर में पे करेंगे वो। और प्रोविजन फॉर वारंटी, यानी हमने कोई गुड्स बेचा है, मशीन वगैरह बेची है या मैन्युफैक्चरिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग करके बेचते हैं तो उनकी वारंटी लॉन्ग टर्म चलती है। तो उनकी वारंटी अर्थात उनके अगर खराब हो जाएगी मशीन तो रिपेयर हमें करवाना पड़ेगा, स्पेयर पार्ट्स हमें देना पड़ेगा। तो उसके जो वारंटी है उस वारंटी के लिए जो प्रोविजन कर रखा है। तो फ्यूचर में कोई भी खर्चा होने वाला है उसके लिए जो हमने अभी से प्रॉफिट अरेंज करके रख रखा है उसको बोलेंगे प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जो ऐसे प्रोविजन जो लॉन्ग टर्म में हमें पेमेंट करने पड़ेंगे या खर्चा हो जाएगा तो इनको हम यहाँ शो करेंगे। इन तीनों का सम शेड्यूल नंबर 7 लॉन्ग टर्म प्रोविजन या बैलेंस शीट में और यहाँ शो करेंगे हम करंट ईयर में करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में। उसके बाद हम पढ़ते हैं लायबिलिटी साइड में। हमने शेयर होल्डर्स फंड डिस्कस कर लिया प्रीवियस वीडियो में। नॉन करंट लायबिलिटीज अभी डिस्कस किया है, इन सब में क्या क्या चीज आती है वो डिस्कस किया है। अब हम करते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का मतलब ऐसे क्लेम और ऑब्लिगेशन जो हमें एक साल के अंदर अंदर पे करने हैं। एक साल के बाद पे करना है वो नॉन करंट लायबिलिटीज है और एक साल के अंदर पे करने हैं वो करंट लायबिलिटीज है। तो करंट लायबिलिटीज, हम करंट लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं। करंट लायबिलिटीज का मतलब लायबिलिटीज और क्लेम पेएबल विद इन 1 ईयर आर नोन एज करंट लायबिलिटीज। आफ्टर दिस, इसमें करंट में कौन कौन से सारी करंट लायबिलिटीज को हमने 4 हेड में क्लासिफाई किया है। किस हेड में कौन सी करंट लायबिलिटी आएगी वो हमारे को समझना है। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब ऐसी बोरोइंग्स, ऐसे लोन जो हमें विद इन 1 ईयर पे करने पड़ते हैं। इसमें आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा और एक कैश क्रेडिट लिमिट आती है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट करते हैं वो हमें विद इन 1 ईयर पे करना पड़ता है और कैश क्रेडिट लिमिट भी हम बराबर हमें वो पे करते रहना पड़ता है। तो इसका दोनों का सम यहाँ आ जाएगा शेड्यूल नंबर 8 और यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हेड है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल का मतलब है हमने जो गुड्स और सर्विसेज खरीदी हैं बिजनेस को चलाने के लिए, जो उनसे रिलेटेड जो क्रेडिटर्स हैं और उन क्रेडिटर्स को जो बिल्स पेएबल इशू किए हैं हमने बिल्स, तो इसमें आएगा करंट क्रेडिटर्स आएंगे, बिल्स पेएबल आएगा। बिल्स पेएबल को हम एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं। तो एक्सेप्टेंस, इन दोनों का सम यहाँ लिखेंगे ट्रेड पेएबल्स के सामने और यहाँ लिख देंगे करंट ईयर का करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में। उसके बाद में अदर करंट लायबिलिटीज, 10th नंबर का शेड्यूल है या नोट्स है। अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा? करंट मैच्योरिटीज फॉर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। करंट मैच्योरिटीज का मतलब है हमारे को डिबेंचर या लोन की, लॉन्ग टर्म लोन की जो इंस्टॉलमेंट हर साल देनी पड़ती है, तो जो इंस्टॉलमेंट हमें एक साल के अंदर अंदर पे करनी है वो पार्ट यहाँ आएगा प्रिंसिपल अमाउंट इंस्टॉलमेंट का, और एक साल के बाद वाला यहाँ आएगा। जैसे 10 लाख का लोन है और हमें अब 10 साल में पे करना है, तो इस साल जो पे करेंगे 1 लाख का लोन वो यहाँ आएगा और 9 लाख का लोन यहाँ आएगा। तो करंट मैच्योरिटीज कहलाएगी वो इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। अभी मार्च के टाइम पे इंटरेस्ट एक्रूड तो हो गया है लेकिन अभी ड्यू नहीं हुआ, तो हर महीने इंटरेस्ट ड्यू होता है। मान लो 3-3 महीने में इंटरेस्ट ड्यू होता है और अभी 1 मार्च से लेके अप्रैल मई में इंटरेस्ट ड्यू होना है, तो जो इंटरेस्ट ड्यू तो नहीं हुआ है, एक्रूड हो गया, लेकिन अभी पेमेंट करने की उसकी इंस्टॉलमेंट डेट आई नहीं है। पेमेंट तो करना चाहिए था लेकिन उसकी डेट हमने आगे की डेट ले रखी पेमेंट की।
इंटरेस्ट एक्रूड ऑन ड्यू ऑन बोरोइंग, यानी ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है जो ड्यू हो गया है और हमें पेमेंट करना बाकी है। आफ्टर दिस इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस इनकम जो हमने ले रखी है और जिसकी सर्विसेज अगर हमें अभी रेंडर करना बाकी है और पैसा एडवांस मिल गया, इसका मतलब है अनअर्न्ड इनकम। हम इसको अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं, अनअर्न्ड इनकम्स। आफ्टर दिस अनपेड डिविडेंड और अनक्लेम डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड का मतलब है जो डिविडेंड अभी हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया है लेकिन शेयर होल्डर ने विड्रॉ नहीं किया है। और अनक्लेम्ड डिविडेंड का मतलब है जो डिविडेंड शेयर होल्डर के अकाउंट में अभी गया नहीं है। अनपेड डिविडेंड और अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड का मतलब है करंट ईयर में डिविडेंड उसने विड्रॉ नहीं किया है तो है अनपेड। और अनक्लेम्ड का मतलब है बाद में अनपेड डिविडेंड को हम अनक्लेम्ड डिविडेंड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये लायबिलिटी है दोनों। फर्स्ट तो ये अनपेड डिविडेंड कहलाता है और ईयर एंड में हम इसको अनक्लेम्ड डिविडेंड में ट्रांसफर कर देते हैं। आफ्टर दिस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, ये इसमें शो करेंगे। एंड कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, यानी शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स की हमें जो कॉल्स इन एडवांस रिसीव हुई हैं जो नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट होनी है वो भी यहाँ आएगी और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो पे करना है वो भी इसी में आएगा। तो ये हो जाएगी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के हेड में हम बैलेंस शीट के बाद ये अलग से नोट्स बनाएंगे, ये सारी लायबिलिटीज लिखेंगे, इसका सम करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, ये करंट लायबिलिटीज में लिख देंगे शेड्यूल नोट्स 10 और उसका अमाउंट यहाँ हम रिकॉर्ड कर देंगे। आफ्टर दिस लास्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब है फ्यूचर में कोई जो हमें पेमेंट करना है विद इन 1 ईयर, जो अभी हमें पता नहीं एग्जैक्ट अमाउंट लेकिन उसका टेंटेटिवली हम एस्टिमेटेड एक अमाउंट अरेंज कर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अलग करके रख लेते हैं जो हमें विद इन 1 ईयर पे करना है। तो सबसे पहले ईयर एंड में जो इनकम हुई है उसका जो टैक्स हम पे करेंगे वो कितना टैक्स बना है, वो प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को भी इसी में इंक्लूड करते हैं और इन दोनों का सम करके एक टोटल है शेड्यूल नंबर 11 में आ जाएगा। ये शेड्यूल नंबर 11, नोट्स नंबर 11। नोट पहले इसको शेड्यूल बोलते थे और आजकल इनको नोट्स बोलते हैं। तो ये नोट्स नंबर डाल देंगे, उसका टोटल अमाउंट या नोट नंबर डाल के हम यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। कभी भी हम बैलेंस शीट को जब करेंगे देखेंगे तब हम ये इसकी डिटेल नोट्स नंबर 1 में मिल जाएगी, इसकी डिटेल नोट्स नंबर 7 में मिल जाएगी। तो इसके पीछे अटैच बैलेंस शीट के पीछे अटैच होंगी ये डिटेल, तो हम नोट्स नंबर देख के डिटेल देख लेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हैं। तो हमने अभी तक डिस्कस किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज हम इस वीडियो में डिस्कस किया है अभी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम असेट्स के हेड्स, सब हेड और इनके अंदर कौन कौन सी आइटम्स आती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।